Hi, my dear curious fellows. Today, in this video, where I am going to upload the lecture on Newton laws of motion, we are going to now about the three important laws of motion given by one of the world's renowned scientists, physicists, and mathematician, Sir Isaac Newton. My dear curious fellows, we will discuss all the three laws of motion proposed or given by Sir Isaac Newton. So let us start from the first law of motion. First law of motion. As you know that first law of motion is also known as law of inertia. But what is inertia? Here in this video, in this lecture, I will not discuss this, because if I will discuss about inertia, then I will also discuss its type like inertia of motion, inertia of direction, inertia of rest. So, in this second part of the video, we will discuss about inertia and its types. In this part, we will discuss first law of motion rather than discussing law of inertia. After discussing the first law of motion, we will discuss second law of motion and then third law of motion. And you must know that the main objective of delivering these lectures is to prepare the aspirants or candidates for the various competitive exams. Because you know that any exam, whether conducted by JK, SSB, or conducted by SSC, SSC CGL, UPSC, JKS, general science remains one of the demanding subjects. So it is very important for us to clear all the concepts of the basic science like physics, chemistry, and biology of class 8, 9 and 10. Okay? तो चलो आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया के टाइप्स क्या है, हम वो दूसरे वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज के लिए आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इनर्शिया होता है कि कोई भी बॉडी जो होती है वो अपना स्टेट का मतलब है यहाँ पे स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ डायरेक्शन, अपने स्टेट को चेंज करने से हमेशा वो रेजिस्ट करती है। वो तभी होती है उसकी स्टेट चेंज जब उस पे कोई फोर्स जो है वहां पे एक्ट होती है उसके ऊपर। अदरवाइज कोई भी बॉडी जिस स्टेट में होती है, अगर वो रेस्ट में होती है तो वो रेस्ट के स्टेट को चेंज करना अपोज करती है। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, कोई जो है मोशन में है तो मोशन में ही यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगी, और कोई जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाना प्रेफर करती है। उसी को हम कहते हैं इनर्शिया। तो उसी को इनर्शिया की रिलेटेड हमारे पास आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब बिल्कुल सेम है उसी तरह से। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, मान के चलेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट पाथ है, इस पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मान के चलो यहां पे एक बॉल था, इस बॉल को आपने यहां से फोर्स लगाया, यानी इसको फोर्स लगाया, इसको किक किया। अब ये बॉल हमेशा स्ट्रेट लाइन पे चलते रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन पे हमेशा यूनिफॉर्म मोशन के साथ ही चलता रहेगा या चलना पसंद करेगा। ठीक है ना? यानी कहता क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि भाई साहब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, वो उसी यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा चलता रहेगा। या कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा अगर रेस्ट पे है तो वो मान के चलिए यहां पे एक टेबल है, टेबल के ऊपर कोई बुक पड़ी है, वो हमेशा बुक उधर ही रहेगी। ठीक है ना? अब देखो मैंने क्या कहा, अगर कोई भी चीज रेस्ट पे है वो रेस्ट में रहना ही पसंद करेगी। अगर कोई चीज जिस पे आपने
एक चीज चल रही है यूनिफॉर्म मोशन के साथ। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है व्हेन ए बॉडी स्पीड्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट्स नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो वो बॉडी हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी एक स्ट्रेट पाथ पे, जब तक ना कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे काम करेगी, तब जाके ही ये बॉडी या तो इसका मोशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, या तो इसका मोशन जो है जब तक इस पे कोई फोर्स काम करेगी स्लो हो जाएगा, या फोर्स काम करेगी या इसका मोशन इंक्रीज हो जाएगा, या बिल्कुल ये रेस्ट पे आ जाएगी। ओके, यानी अब देखो, अब आप बोलोगे सर आपने ये बताया कि न्यूटन का लॉ ये बताता है कि अगर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बताता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना पसंद करेगी, वो अपना मोशन चेंज नहीं, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगी, वो अपना स्टेट का मतलब है यहां पे स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ डायरेक्शन, वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगी। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक ना कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे काम करेगी। चलो मान लिया मैंने कहा टेबल पे बुक है तो बुक वैसे रहेगी जब तक ना कोई फोर्स वहां पे काम करेगी, तब भी उस बुक की पोजीशन वहां से चेंज हो जाएगी, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन आप बोलोगे सर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तो ये भी कहता है कि अगर एक स्ट्रेट पाथ पे एक ऑब्जेक्ट जा रहा है वो हमेशा उसी यूनिफॉर्म मोशन के साथ चलता रहेगा, वो रुकने का नाम नहीं लेगा। तो फिर आप बताओ, एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे मैंने एक बॉल को किक किया तो वो एक उसी यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहना चाहता, लेकिन वो क्यों जितना आगे जाता है तो उसकी पेस कम होने जाती है और एक पॉइंट आ जाता है कि वो बॉल हमारा रुक जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे भाई साहब कारण है क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कहता है कि ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ पे एक यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, ये कंटिन्यूअसली उसी यूनिफॉर्म मोशन में उस स्ट्रेट पाथ पे कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक ना कोई एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगी, इस पे काम करेगी, तब जाके ही इसका मोशन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, चाहे वो कम हो जाए या वो रेस्ट पे आ जाए। अब क्या यहां पे कौन सी फोर्स है? जब बॉल को मैंने किक किया, एक ग्राउंड में स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन जितना वो आगे गया वो रुक जाता है। इसके पीछे क्या कौन सी फोर्स आ गई? हाँ भाई साहब, एक फोर्स आ गई जिसने आगे जाकर इस बॉल को स्पीड को जितना ये आगे गया फिर आगे थोड़ा पहुंचा तो इसकी स्पीड क्या होने लगी, इसकी जो वेलोसिटी थी वो कम होने लगी। क्या होने लगी? कम होने लगी। फिर आगे एक पॉइंट पे जाके ये रुक गया। इसके पीछे क्या रीजन था? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तो ये बोलता है कि ये रुकने का नाम नहीं लेगा, लेकिन न्यूटन तो ये भी बोलता है कि जब कोई फोर्स इस पे काम करेगी तो फिर ये जो है या तो इसका जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा या तो बिल्कुल जो है एक पॉइंट पे रुक जाएगा। यानी मान के चलो बॉल उधर से प्रॉपर डायरेक्शन में आ रहा है किसी वेलोसिटी के साथ, यानी 40 किलोमीटर पर आवर, तो यहां से मैंने फोर्स अप्लाई किया, मैंने बॉल को बिल्कुल रोक दिया। ठीक है। या इसी तरह से आप बोलो कि ये आगे जा रहा है, लेकिन यहां पे एक फोर्स काम करता है जिसकी वजह से आपका बॉल आगे जितना जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती, वेलोसिटी कम हो जाती है और एक पॉइंट पे पहुंच के वो रुक भी जाएगा। वो कौन सी फोर्स है? अब देखो, वो जमीन की फ्रिक्शनल फोर्स है। जमीन क्या करती है? जमीन की एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन जिसको आप कहते हैं रगड़, यानी कोई भी सरफेस होती है इसकी, ये जब इस पे कोई ऑब्जेक्ट जो है चलता है तो यहां से इधर अपोजिट में उसको फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। कौन लगाता है? ये अर्थ लगाती है। फ्रिक्शनल फोर्स का मकसद क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब होता है बॉडी के मोशन को अपोज करना। तो ये जमीन की फ्रिक्शन, अगर जमीन की फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती तो हम जमीन पे चलते, हम स्लिप खा जाते, उधरी गिर जाते। इसका मतलब क्या है? जमीन के ऊपर इस सरफेस, जमीन के सरफेस पे एक फोर्स है जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। इस फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या होता है? बॉडी के मोशन को, जो बॉडी आ रहा है उधर से आ रहा है, उसके मोशन को अपोज करना। इसलिए या बॉल जितना आगे आएगा यहां से जमीन की फ्रिक्शनल फोर्स उस पे काम करते जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी का वेलोसिटी जितना
आगे बढ़ रहा है वो कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि जमीन की फ्रिक्शनल फोर्स जो है इस पे क्या कर रही है, जमीन के सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शन का मतलब रगड़, ठीक है ना, ये रगड़ वाली फोर्स है यानी फ्रिक्शनल फोर्स है जो इसके बॉडी जो बाल के इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी इस जैसे मान के चलेंगे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जमीन के सरफेस पे है, तो यहां से ये जमीन का सरफेस है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अपोजिट में, इसके अपोजिट में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रही है। उसी तरह से यहां ये पॉइंट जहां पे बॉल जमीन को टच कर रहा है और बॉल आगे 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 आ रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ, लेकिन यहां से जमीन की फ्रिक्शनल फोर्स जो है इस पे एक्ट कर रही है, जिसके कारण ये फ्रिक्शनल फोर्स का मकसद क्या है, बॉडी के मोशन को क्या करना, अपोज करना। इसीलिए बॉल जितना जितना आगे आ जाएगा, आगे आता है यहां से अपोजिट में, कहां, यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो है जमीन की जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस पे काम करते जाती है। और फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या होता है, बॉडी के मोशन को अपोज करना। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स इस बॉल के मोशन को अपोज करते जाता है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता होते जाता है और एक पॉइंट पे आके ये रुक जाता है। इसका मतलब है यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रही है, जिसकी वजह से आपका बॉल आगे आता है, जितना जितना आगे आएगा तो उसकी वेलोसिटी कम होते जाती है और एक पॉइंट पे आ जाता है कि भाई साहब आपका बॉल क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसीलिए न्यूटन साहब क्या कहते हैं, वो ये कहता है कि बॉडी जिस स्टेट में होती है वो उसी स्टेट में रहना पसंद करती है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक ना कोई फोर्स उस पर काम करेगी, ठीक है ना। अगर वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में जाएगी जब तक ना कोई फोर्स उस पर काम करेगी, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है। जब तक अगर बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पे जा रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ चलते रहेगी जब तक ना कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे काम करेगी। ये क्या कहता है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, ठीक है ना। ये समझ आ गया आपको। अब हम जाते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ पर, फिर हम जाएंगे थर्ड लॉ, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपने जिंदगी में सुना होगा, कई दफा आप सुनते रहते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और उसको हम जो है न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। एक्शन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है। अच्छा देखो, अब आ गया मेरे पास न्यूटन। अब न्यूटन क्या है। अच्छा देखो, जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो कितना फोर्स लगाया, तो उसको न्यूटन के टर्म्स में आप मेजर करते हैं, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, ठीक है ना। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि भाई साहब, जब आप किसी चीज पे, मान के चलो ये एक कोई चीज है, ठीक है, मान के चलो ये एक बॉल है और इस बॉल का कुछ मैस है, इसको आप मैस, हम असली में पढ़ते हैं मास, लेकिन मैस होता है, ठीक है ना। इस बॉल का कुछ मैस है m, ठीक है। अब इस बॉल पे आपने क्या किया, आप फोर्स अप्लाई करते हो, या कोई भी चीज हो जिसका कोई मास होगा, हर चीज का कुछ ना कुछ मास होता है, किसी का ज्यादा तो किसी का कम। जो ऑब्जेक्ट जिसका मास होता है, उस ऑब्जेक्ट पे जब आप फोर्स अप्लाई करते हो, उस फोर्स से क्या होता है, उस फोर्स से ये होता है कि बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन। इससे हम मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अब हम समझेंगे, चलो मान के चलेंगे, आपने बोला सर जब कोई चीज, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी जिसका मास m है, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। आपने तो बता दिया एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो एक्सेलरेशन क्या है, हमें तो ये समझाओ। एक्सेलरेशन का मतलब होता है भाई साहब वेलोसिटी का चेंज होना, टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज होना, ठीक है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज होना। मान के चलो कि भाई साहब आपकी गाड़ी चल रही थी,
वो जा रही थी, उसकी वेलोसिटी क्या थी, इधर हम वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम स्पीड नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं वेलोसिटी। स्पीड की जगह हम टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं, वेलोसिटी। तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, 40 किलोमीटर पर आवर। क्या थी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो आपने क्या कर दिया, आप चाहते हैं कि आप जो है आगे 80 किलोमीटर पर आवर पे जो है, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर से आप इसको आगे चलाएंगे, इधर से आगे, तो यानी वेलोसिटी, अब यानी आपको मान के चलेंगे जो 40 नंबर पे जो है 40 से 80 पहुंचाने में जो गियर आप चेंज करते हैं और जो आपकी स्पीड जो है जो आप 40 से 80 पहुंचाते हैं, तो मान के चलेंगे 40 से 80 पहुंचाने के लिए आपको 5 सेकंड दरकार होते हैं या 2 सेकंड दरकार होते हैं। मान के चलेंगे 5 सेकंड में आपने क्या किया, स्पीड को 40 से 80 पहुंचा दिया, तो इधर से आगे आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 80 किलोमीटर। तो कितना टाइम लिया था आपने स्पीड को चेंज करने में, आपने लिया था मान के चलेंगे 5 सेकंड, वो आपका टाइम इंटरवल है, इसको हम क्या कहते हैं, टाइम इंटरवल। अब देखो ये जो वेलोसिटी चेंज हुई ना, इधर वेलोसिटी क्या थी 40, इधर वेलोसिटी क्या हो गई 80। जो पहले वाली वेलोसिटी थी आप उसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, यू से डिनोट करते हैं। जो दूसरी वाली वेलोसिटी है भाई साहब, उसको आप कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, आप उसको वी से डिनोट करते हैं। अब देखो वेलोसिटी हो गई चेंज, यानी हो गई किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, उसी को आप कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं आप, उसको आप कहते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, v माइनस यू, यानी चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज होना, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। जब हम वेलोसिटी को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, उसी को हम क्या कहते हैं भाई साहब, एक्सेलरेशन कहते हैं। आई समझ आपको। अब इसीलिए ये क्या बताता है, ये बताता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये बताता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स, जिस ऑब्जेक्ट का मास है आप उस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। उसी को हम, यानी यही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है। आई समझ आपको, ठीक है ना। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, अब ये मास इसका 1 kg भी हो सकता है, 10 kg भी, 20 भी, मतलब मान के चलो आपके पास एक पत्थर है तो इसका मास रख लो आप 10 kg, या रख लो 20 kg, या रख लो 50 kg, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो जब हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। क्या होता है, प्रोड्यूस, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब देखो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है, तो हमारे पास क्या होता है यहां पे, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस का मतलब है, यानी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऐसे समझो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जब हम फोर्स F अप्लाई करते हैं, वो फोर्स F या 1 न्यूटन भी हो सकता है, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, जितना भी फोर्स आप अप्लाई करते हो किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, उस कारण ऑब्जेक्ट में क्या हो जाता है, उसकी वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसी को हम कहते हैं भाई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, मतलब कि टाइम के रेस्पेक्ट में बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। क्या हो गई, चेंज हो गई। अच्छा देखो, अगर पहले मतलब मान के चलेंगे ये गाड़ी थी मेरी, ठीक है, ये मेरी क्या थी, गाड़ी थी, तो पहले यहां पे वेलोसिटी क्या थी, 40 थी। अब वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी यानी ये पहले वाली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, अब फाइनल वेलोसिटी यानी 80। यहां पे 40 किलोमीटर पर आवर, यहां 80 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन क्या था, वो मान के चलेंगे 5 सेकंड था, ठीक है ना। अब देखो अगर वेलोसिटी बढ़ी तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर मान के चलिए कि पहले आप क्या कर रहे थे, आप गाड़ी चला रहे थे, तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी भाई साहब, यहां तक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने गाड़ी लाई, तो आपकी गाड़ी की
जो वेलोसिटी थी यानी इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, वो मान के चलेंगे आप 110 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहे थे। उसके बाद आपने गियर चेंज कर दिया और 5 सेकंड में, यानी आपने टाइम लिया 10 सेकंड, तो 10 सेकंड में गाड़ी की स्पीड आपने कहां पहुंचा दी, आपने इधर से आगे पहुंचा दी, यानी 50 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम पीरियड में, मान के चलो 10 सेकंड में। अब देखो जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, देखो यहां पे वेलोसिटी क्या थी 110, यहां पे वेलोसिटी क्या आ गई 50, तो टाइम क्या हो, टाइम कितना, टाइम इंटरवल क्या था 10 सेकंड, ठीक है ना। अब देखो जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो गई किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, अब यहां पे इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन आप मुझे बताओ कि मेरी वेलोसिटी बढ़ी या कम हुई, इधर ज्यादा थी इधर कम हो गई, यानी फाइनल वेलोसिटी कम है, इसका मतलब एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज होना। वेलोसिटी तो भाई साहब चेंज हो गई, कितने टाइम इंटरवल में, 10 सेकंड में, तो टाइम इंटरवल 10 है, टाइम इंटरवल 10 में आपने वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, ये तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। बट वेलोसिटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको क्या कहते हैं हम, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन हम कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो मान के चलो कि भाई साहब यहां पे एक बहुत बड़ा पत्थर है, ये एक पत्थर है इस तरह से है, मुझे बोला जाता है कि खान साहब आप एक बात करो कि अब देखो इस पत्थर की वेलोसिटी क्या है, देखो जीरो, मुई ने जब कर रहा है तो जीरो है, ठीक है। मुझे कहा जा रहा है कि खान साहब आप एक बात करो, आप इस पत्थर पे फोर्स लगाओ, मैं जोर लगा रहा हूं, जोर लगा रहा हूं, जोर लगा रहा हूं, ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा, क्योंकि इसका मास क्या है, बहुत ज्यादा है, इसका मास बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मेरा फोर्स जो है वो काम कर, मैं तो लगा रहा हूं फोर्स, लेकिन वो फोर्स इस मास, ये मास उस फोर्स को टिकने नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब है यहां पे वेलोसिटी चेंज हुई नहीं, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जीरो एक्सेलरेशन। इसको हम क्या कहते हैं, जीरो एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन मेन हमारे पास क्या है, मेन हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जब फाइनल देखो यहां पे हमारे पास क्या था, यहां पे क्या था, हमारी जो एक्सेलरेशन क्या थी, चेंज हुई थी ना, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ था ना, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ था, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज होना। देखो 40 से 80 हो गई किस टाइम इंटरवल में, 5 सेकंड में, तो इसी को हम, जब वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको आप क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। लेकिन हो गया, मुझे पता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन क्या हो गया, प्रोड्यूस हुआ, लेकिन आप मुझे बताओ वेलोसिटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, देखो भाई 40 से 80 गई तो इंक्रीज हुई ना, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब देखो यहां पे देखो वेलोसिटी 110 थी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी 110 थी, फाइनल वेलोसिटी 50 हो गई, टाइम इंटरवल कितना हुआ 10 सेकंड, 10 सेकंड में वेलोसिटी आपकी 110 से पहुंच गई 50। वेलोसिटी जब चेंज हो जाती है 110 से गई 50, जब वेलोसिटी चेंज हो जाती है टाइम, किसी टाइम में, एक टाइम इंटरवल में, उसको आप क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन तो कहते हैं। हो गया, मुझे पता है कि जब वेलोसिटी चेंज होगी 40 से 80, 80 से 40, 40 से 80 टाइम के रेस्पेक्ट में, तो बन गया एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। या 80 से वेलोसिटी का ये 40 एक टाइम इंटरवल होगा उसमें, तो प्रोड्यूस हो गया एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। लेकिन हमने चेक करना है कि यहां पे फाइनल वेलोसिटी छोटी है, इनिशियल वेलोसिटी बड़ी है, मतलब वेलोसिटी तो चेंज हुई टाइम के रेस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन चाहे वेलोसिटी बढ़े या घटे टाइम के रेस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के रेस्पेक्ट में। जब वेलोसिटी चेंज हो गई टाइम के रेस्पेक्ट में, चाहे वो बढ़ी या घटी, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। लेकिन अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है या नेगेटिव, अब देखो अगर इनिशियल वेलोसिटी छोटी है, फाइनल वेलोसिटी बड़ी है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर इनिशियल वेलोसिटी बड़ी है, फाइनल वेलोसिटी छोटी है, इसका मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन।
ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट में क्या हो जाता है? उस ऑब्जेक्ट में यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। उसी को आप कहते हैं एक्सेलरेशन। यानी सिंपली हम याद नहीं करेंगे कि F इज इक्वल टू m into a. F is the force applied on the body, m is the mass of the body, a is the acceleration of the body, acceleration produced in the body. What is acceleration? Acceleration is change in velocity with respect to time. यानी जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में क्या होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो जाती है, उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना। अब वो वेलोसिटी बढ़ भी सकती है या वो कम भी हो सकती है। सिंपली हम याद करेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि जब आप किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स अप्लाई होने के कारण क्या होता है? बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? यानी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। पहले कम थी अब ज्यादा हो गई, पहले ज्यादा थी अब क्या हो गई? कम हो गई। तो उस किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन का प्रोड्यूस होना। इसलिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है जब आप किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। यह था हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम क्या करेंगे? न्यूटन के थर्ड लॉ को हम डिस्कस करेंगे। एंड यू नो दैट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे हम न्यूटन के यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या कहता है? टू एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction। ठीक है, यानी देखो आप तो बोलोगे सर ये तो हमने बहुत पहले से सुना है, लेकिन ये एक्शन रिएक्शन क्या है ये हमें समझ नहीं आया। देखो ये वर्ड जो है ना एक्शन, एक्शन भी एक फोर्स है और ये वर्ड जो है रिएक्शन, रिएक्शन भी एक फोर्स है। ठीक, अब कौन सी फोर्स ये है और ये कौन सी फोर्स है? अब देखो भाई साहब, यानी न्यूटन साहब ये कहते हैं कि जो देखो भाइयों कि जो फोर्सेस होती है वो हमेशा पेयरिंग में काम करती है। यानी जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाता है बदले में दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस ऑब्जेक्ट पे अपोजिट में उतना ही फोर्स लगाता है। यानी न्यूटन साहब कहते हैं कि यूनिवर्स में ये फोर्सेस अकेली नहीं होती हैं, ये हमेशा पेयरिंग में काम करती हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगा रहा है दूसरा ऑब्जेक्ट भी अपोजिट में उतना ही फोर्स लगाता है। यानी मान के चलेंगे, लेट अस सपोज दैट दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट बी। इफ ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, ऑब्जेक्ट ए अप्लाइज फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, ठीक है ना, इसको हम कहेंगे एफ ए बी। इसका मतलब क्या है? एफ ए बी यानी इसका मतलब फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट ए ऑन ऑब्जेक्ट बी वो किसके बराबर होगा? जरा ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये किसके बराबर होगा? ये होगा देखो एक्शन रिएक्शन के बराबर होगा। यानी फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी बी ऑन बॉडी ए। यानी जितना फोर्स ये फोर्स एफ, जब ऑब्जेक्ट ए जब फोर्स एफ लगाता है, एफ वो फोर्स यानी 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन कुछ भी हो सकता है फोर्स की मैग्नीट्यूड बी पे लगाएगा, बदले में बी भी उतना ही उस पे फोर्स लगाता है। तो आ गया यानी एक्शन। देखो
एक्शन, ये जो ऑब्जेक्ट ए जब बी पे फोर्स लगाते हैं ना, उसको हम कहते हैं एक्शन। उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? एक्शन। जब बी ऑब्जेक्ट ए पे जो फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? रिएक्शन। यानी एक्शन किसके बराबर है? रिएक्शन के बराबर। लेकिन रिएक्शन हम लिखते हैं, यानी देखो इक्वल, इज इक्वल, तो इज इक्वल तो लिख दिया, यानी बोलता है एक्शन इज इक्वल रिएक्शन। क्या लिखा? एक्शन इज ये देखो इसको एक्शन, तो एफ ए बी, फोर्स जब ऑब्जेक्ट ए लगा रहा है बी पे, वो है एक्शन। इज इक्वल टू लिख दिया रिएक्शन, रिएक्शन है बी फोर्स लगा रहा है ए पे, लेकिन देखो मैंने छोड़ दिया अपोजिट रिएक्शन। तो ये तो रिएक्शन है ना, देखो ये था एक्शन, जब वो ऑब्जेक्ट ए फोर्स लगाता है बी पे, ये क्या है? ये मेरा एक्शन है। जब ऑब्जेक्ट बी फोर्स लगाता है ए पे, ये मेरा क्या है? रिएक्शन है। यानी एक्शन रिएक्शन के बराबर है, लेकिन क्या बोलता है? अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट का मतलब होता है, यानी हम यहां पे साइन माइनस डाल देते हैं। अब साइन माइनस का मतलब क्या है कि भाई जो उधर से फोर्स आ रही है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में उसको भी फोर्स लगा, तो ये जो साइन यहां पे माइनस है, ये अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी जब ऑब्जेक्ट ए लगाएगा फोर्स बी पे, वो मेरा एक्शन है, यानी एफ ए बी है। वो force applied by object A on B, that is FAB, and that is action। तो जितना एक्शन होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस जो है अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट B उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा ए पे, यानी अब एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। लेकिन अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट की जगह मैंने साइन क्या लिखा? माइनस, और माइनस किसको डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है जो ये ए बी पे फोर्स लगा है ना, तो बी अपोजिट में उसको फोर्स लगाया, तो अपोजिट डायरेक्शन, उसके अपोजिट, ए जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो बी जो है उसके अपोजिट में फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब है ये अपोजिट डायरेक्शन को यहां पे माइनस क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक्शन होता है रिएक्शन के बराबर। समझे आप? यानी देखो जब ऑब्जेक्ट ए फोर्स अप्लाई करता है बी पे, वो होता है आपका एक्शन। और आगे से क्या होता है? बी ऑब्जेक्ट उतनी मैग्नीट्यूड में फोर्स अप्लाई करता है किस पे? उस ए पे, ठीक है ना। लेकिन देखो इधर से इसने इस पे फोर्स लगाई, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है वहां, इसके लिए हम माइनस साइन लिखते हैं। तो एक्शन होता है रिएक्शन के बराबर, तो इज इक्वल टू, तो बीच में लिख दिया, ये है एक्शन, ये है रिएक्शन। क्योंकि ऑब्जेक्ट ए ने फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट बी पे, अपोजिट डायरेक्शन में बी क्या लगाएगा? यानी ये इधर से फोर्स जा रही थी, तो बी जो है उधर से लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। ये उधर से, तो वो उधर से आया ना अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन को जो है ये माइनस जो अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम कहते हैं एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। एक्शन किसके बराबर होता है? अपोजिट रिएक्शन के बराबर होता है। सिंपल सी बात हम ये कहेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट ए फोर्स अप्लाई करता है ऑब्जेक्ट बी पे, तो अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट बी भी ए पे उतना ही फोर्स अप्लाई करता है। इसलिए हमने लिख दिया एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, वेयर एज दिस माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई साहब जो उधर से फोर्स आई थी ना, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां से फोर्स लगा, तो अपोजिट डायरेक्शन को जो फोर्स लगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम माइनस साइन लगाते हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट के लिए हम जो है माइनस साइन लगाते हैं। तो देखो अब हम कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के साथ, चलो ठीक है आपने तो ये समझाया, एफ ए बी का मतलब फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी ए ऑन बी, और उतना ही फोर्स बॉडी बी अप्लाई करेगी ए पे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने माइनस भी लगा दिया, और एक्शन रिएक्शन के बराबर होता है, वो तो इज इक्वल टू पता ही है। लेकिन आप हमें कुछ एग्जांपल बताओ ना, डेली लाइफ में ये क्या होता है। देखो मैं आपको बताऊंगा, देखो जब हम क्या करते हैं भाई साहब, हम करते हैं स्विमिंग। क्या करते हैं? स्विमिंग। तो स्विमिंग जब आप करते हैं तो आप क्या करते हैं, तो आप जो है अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके, देखो पैर पीछे की तरफ आप ऐसे ऐसे करते हैं, पैरों को पीछे की तरफ, यानी जो आप पानी पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो वो हो गया रिएक्शन। और पीछे से पानी उतनी ही फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में पानी उतनी फोर्स आप पर लगा रहा है, वो आ गया रिएक्शन। उसी के कारण आप आगे स्विमर कर पाते हैं, ठीक है ना। यानी जब एक स्विमर स्विम करता है
वो हमेशा आपने देखा होगा अपने हाथों को अपने टांगों को पैरों को हिलाता है, यानी वो पानी पे फोर्स अप्लाई करता है। जो वो स्विमर पानी पे फोर्स अप्लाई कर रहा है यानी पानी पीछे की तरफ पुश होता है और वो पानी फिर क्या करता है, उतने ही मैग्नीट्यूड पे अपोजिट डायरेक्शन में उधर से आता है, उस पे स्विमर पे फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है ना। उसी के कारण वो स्विमर आगे स्विम कर पाता है। नंबर 1। नंबर 2 में आपको एग्जांपल दूंगा, जब गोली चलाई जाती है, ठीक है ना, गन से बुलेट जब चलाई जाती है यानी गोली चलाई जाती है भाई साहब, अब क्या होता है, अब ये होता है कि जब आप बंदूक चलाते हैं यानी बुलेट, जब आप गोली आगे फायर करते हैं तो उससे क्या होता है, यानी जितना फोर्स उस आपकी बंदूक ने गोली पे लगाया, तो जो फोर्स बंदूक ने गोली पे लगाया वो आपका एक्शन है, और उतना ही मिकदार में, उतना ही मैग्नीट्यूड में वो गोली बंदूक पे फोर्स लगाती है। दैट इज वाई कि आपको झटका लगता है। इसलिए तो फौजियों को, पुलिस वालों को तो ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके, वो अपने आप को बैलेंस करते हैं। अगर आम बंदा होगा तो वो तो पीछे बहुत ज्यादा फेंकने आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए वो ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब हम बंदूक से, जब हम गन चलाते हैं तो वो आगे जो बुलेट्स निकलती हैं, यानी गन ने जितना फोर्स उन गोलियों पे लगाया, यानी ऑब्जेक्ट ए ने जितना फोर्स ऑब्जेक्ट बी पे लगाया, यानी गन ने बंदूक पे लगाया, तो अपोजिट में उतना ही फोर्स गोली भी लगाती हुआ है किस पे, गन पे। दैट इज वाई कि वो शॉक लगता है। क्या लगता है? शॉक लगता है, ठीक है ना। उसी को हम क्या कहते हैं, यानी वहां पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है। तो यानी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, जब ऑब्जेक्ट ए बी पे फोर्स अप्लाई करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ऑब्जेक्ट बी अपोजिट डायरेक्शन में ए पे उतना ही फोर्स अप्लाई करता है। दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू वेरी मच।